आप सभी लोगों का सफलता कोचिंग के क्लास में स्वागत है। हम लोग आज जानेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दर्पण जो चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन से रिलेटेड, उससे हम लोग जानेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या मतलब होती है। तो हम लोगों को बताना है आधी होती है, आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए तो आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है आप लोगों का, चौथा है मोटर चालक के सामने साइड मिरर लगा होता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये उत्तल दर्पण का होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह जो होता है अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जानते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा जाता है। तो किस स्थान पर रखा जाता है, तो ये हम लोग जानते हैं फोकस के, इसको अंदर रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में से सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होगा, डी ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 8वां, जिन वस्तुओं में स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन सी होगा इसका सही, आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो इसका आंसर होगा हम लोगों का ए ऑप्शन, यानी कि सीधी रेखा में। फिर उसके बाद आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां जो प्रश्न है हम लोगों का, 10वां प्रश्न है दर्पण में, यानी जो समतल दर्पण होता है उसमें हम लोग को बताना है। समतल दर्पण में जो होता है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 11वां जो प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम सत्य है। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम सत्य है, तो इसका आंसर होगा सभी प्रवर्तक सतह। इसका आंसर होगा सभी प्रवर्तक सतह के लिए। तो सभी प्रवर्तक सतह के लिए प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या होता है, सत्य होता है। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है और 13वां प्रश्न है हम लोगों का कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, आपतन कोण। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रवर्तन के नियम से। तो प्रवर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं इसका ऑप्शन ये सही होगा, ये पहला ऑप्शन सही होगा ए। क्यों, क्योंकि आपतन कोण उसमें किसके बराबर होता है, प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन ए सही होगा इसका। चलिए अगला 16 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा इसमें जो होता है काल्पनिक होता है। याद रखिएगा लो इसको, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं 18 नंबर प्रश्न जो है, इसको देखते हैं। 18 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हम लोग का होता है अवतल दर्पण से। वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण से बनता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 5.0 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। दर्पण से बिंब की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर है। बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का 5.0 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं अगला 20 नंबर, किसी बिंब का अवतल दर्पण फोकस दूरी f में बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 है तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो होगा 2f के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2f के। तो यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो ऑप्शन बी है 2f के बराबर। चलिए आगे समझते हैं इसके हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 21 नंबर कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब रखा गया है, यानी कि वस्तु को रखा गया है।
वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर बनता है, तब प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो हम लोग को इसमें आवर्धन बताना है, तो ये हो जाएगा -1.5। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में बिंब यानी जो वस्तु होता है फोकस के भीतर है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और आवर्धित। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा काल्पनिक और हरासित। तो चलिए हम लोग जान गए, ऑप्शन बी इसका 23 नंबर का जो है 23 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा, काल्पनिक और हरासित। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर और 25 नंबर देखा जाए। चलिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है यानी कर जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहे जाते हैं उसको जी? तो उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे पदार्थों को जिससे पदार्थ मतलब आसानी से पार कर जाए प्रकाश, जिस पदार्थ से, उसको हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। और जिससे पार नहीं करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवर्तन का कोण होता है, क्वेश्चन है 25 नंबर, प्रवर्तन का कोण होता है। तो प्रवर्तन का कोण, तो इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। प्रवर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो प्रवर्तन कोण जो होता है, प्रवर्तित किरण, जो किरण टकरा करके जाती है और अभिलंब के बीच, उसके बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तन कोण। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इस 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों प्रकार के दर्पणों में। तीनों प्रकार के जो दर्पण होते हैं, समतल, अवतल, उत्तल, उसमें तीनों प्रकार के दर्पण में ये प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो हम लोग बता दें कि इसका ऑप्शन बी सही होगा, तो अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इसमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो हम लोग का ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। बता दें कि ऑप्शन इसका जो होगा डी सही होगा, उत्तल दर्पण से। ठीक है, इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर जो प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन ए सही होगा, अवतल दर्पण। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अनंत पर। इसका ऑप्शन डी सही होगा, अनंत पर। 31 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसको फोकस दूरी की, हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन जो होगा इसका ए सही होगा, दुगुनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु, इसको बिंब भी बोला जाता है, कि स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आप लोगों को बता दें ये ऑप्शन सी सही होगा, आभासी, जिसको काल्पनिक भी बोला जाता है, और बड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 33 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हम लोग का इसका ऑप्शन बी सही होगा, काल्पनिक और सीधा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, वो दर्पण हो सकता है। तो वो दर्पण कौन सा हो सकता है जी? तो वो दर्पण हो सकता है, उसको बता दें ऑप्शन सी, समतल या उत्तल हो सकता है, समतल अथवा उत्तल हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 35 नंबर जो प्रश्न है इसको समझा जाए। संबंध F बराबर R/2 सत्य है, संबंध F बराबर R/2 सत्य है। तो ये बता दें आप लोगों को, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पण के लिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी सही, 1 के बराबर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1, सी नंबर जो होगा 1 के बराबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए 37 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, प्रकृति क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, ये आभासी तथा बराबर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो समतल तथा उत्तल इसका आंसर होगा। दर्पण सूत्र है 39 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र है तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को समझा जाए। 40 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा। तो आप लोगों को बता दें इसका आवर्धन होगा m = 0 के, m = 0 के होगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि हमारी आँखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती हैं, तो वे वस्तुएं होती हैं दीप्त या प्रदीप्त होती हैं। ठीक है, हमारी आँखें जो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। यदि कोई खिलौना किसी समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब खिलौना की ओर, तो उसका प्रतिबिंब खिलौने की ओर किस चाल से आता दिखेगा। तो हम लोग बता दें 42 नंबर जो है इसका ऑप्शन सी सही होगा, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रवर्तित करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम प्रकाश की सहायता से पिंडों को देखते हैं, प्रकाश को, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग समझिए, इसको कह रहा है कि हम प्रकाश की सहायता से पिंडों को देखते हैं, प्रकाश को नहीं। यह कथन सही है या गलत हम लोगों को बताना है। तो 44 का जो है ये बात सही है, सत्य है। हम प्रकाश की सहायता से ही पिंडों को देखते हैं, प्रकाश को नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला, अब आप लोग इसको तैयारी कर लीजिए। जो ऑब्जेक्टिव है दर्पण चैप्टर का, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है।